नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लैंडिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020 से 22 एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट जारी की। उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों के लिए समान संहिता के लिए दायर जनहित याचिका के समर्थन में दस्तावेज मांगे हैं। कार्बन बाजारों का डिजिटलीकरण सफलता की कुंजी साबित हो सकता है और भारतीय नौसेना के नए ध्वज प्रतीक का अनावरण किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लैंडिंग के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। आरबीआई ने दिशा निर्देश के माध्यम से डिजिटल लैंडिंग मानदंडों को सख्त कर दिया है। ये दिशा निर्देश उपभोक्ताओं को कई तरह से संरक्षण प्रदान करेंगे, जैसे कि डेटा गोपनीयता के उल्लंघन से, अनुचित तरीके से व्यावसायिक आचरण करने से। इसके अलावा अत्यधिक ब्याज दरों की वसूली से रोकेंगे। साथ ही फिनटेक कंपनियों द्वारा ऋण वसूली के लिए अपनाए जाने वाले अनैतिक तरीकों से सुरक्षा प्रदान करेंगे। डिजिटल लैंडिंग में वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण दिया जाता है। साथ ही सत्यापन और व्यक्ति के ऋण लेने चुकाने का पुराना विवरण जानने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग भी शामिल है। ये दिशा निर्देश सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू होते हैं। इनमें वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं। इन दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं के तहत सभी ऋणों का वितरण केवल कर्जदार के बैंक खाते और विनियमित संस्थाओं के बीच किया जाएगा। डिजिटल ऋण से बाहर निकलने के लिए कूलिंग ऑफ या लुकअप अवधि की सुविधा प्रदान की जाएगी। मूलधन और आनुपातिक वार्षिक ब्याज दर का भुगतान करके इससे वापस निकला जा सकता है और इसके लिए ग्राहक से कोई अर्थदंड नहीं वसूला जाएगा। ऋणदाता ग्राहक का नाम, पता आदि जैसी जानकारियां अपने पास रख सकते हैं। ये जानकारियां ऋण की मंजूरी और ऋण वितरित करने तथा इसे चुकाने के लिए जरूरी हैं। आपको बता दें कि डिजिटल लैंडिंग ऐप में कर्जदार की बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहित करने की अनुमति नहीं होगी। ऋण से संबंधित अनुबंध के प्रभावी होने से पहले विनियमित संस्थाएं कर्ज लेने वालों को मुख्य तथ्य विवरणी यानी कि की फैक्ट स्टेटमेंट KFS उपलब्ध कराएंगी और ये सभी डिजिटल ऋण उत्पादों के लिए एक मानकीकृत प्रारूप होगा। क्रेडिट सूचना कंपनी विनियमन अधिनियम 2005 और अन्य के अनुसार ऋण की सभी सूचना क्रेडिट सूचना कंपनियों को देनी होगी। इसके तहत और भी कई सुर्खियां हैं, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के एंड टू एंड डिजिटलीकरण के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ऋण देने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना और ऋण लेने वालों की लागत तथा प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना है। ये पायलट परियोजना मध्य प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और तमिलनाडु के कुछ चुनिंदा जिलों में फेडरल बैंक के सहयोग से संचालित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020 से 22 एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सहयोग रिपोर्ट जारी की। सामाजिक सुरक्षा को ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसे कि कुशल श्रम बाजारों को बढ़ावा देकर गरीबी और सुभेद्यता को कम करना, लोगों को संकट में जाने से बचाना तथा जोखिम और आय नुकसान की स्थिति से स्वयं को बचाने की उनकी क्षमता को बढ़ाना। सामाजिक सुरक्षा में विशेष रूप से वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, दिव्यांगता, मातृत्व आदि से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल और आय सुरक्षा उपायों तक पहुंच शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में 55.9% आबादी की अब भी सामाजिक सुरक्षा की किसी भी योजना तक पहुंच नहीं है। इस क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पर व्यय पिछले 2 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 7.5% रहा है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगभग आधे देश यानी 2.6% या उससे भी कम खर्च कर रहे हैं। ये 12.9% के वैश्विक औसत से काफी कम है। आपको बता दें कि केवल 24.4% भारतीयों को ही किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत शामिल किया गया है। ये बांग्लादेश के औसत 28.4% से भी कम है। भारत के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रति व्यक्ति GDP के 5% से भी कम है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4 में से 3 कर्मचारियों को बीमारी या फिर कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटना की दिशा में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इस रिपोर्ट
रिपोर्ट में इस क्षेत्र के देशों से उच्च विकास पथ पर चलने का सुझाव दिया गया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा की प्राथमिक भूमिका हो। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का उद्देश्य सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करना है। इसमें सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा सभी श्रम कानूनों को संशोधित और समेकित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करती है। साथ ही मनरेगा योजना भी आरंभ की गई। ये एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देती है। अगली खबर यूजीसी से संबंधित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुविषयक शिक्षा के लिए कॉलेजों की क्लस्टरिंग का प्रस्ताव किया है। यूजीसी ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदलने के लिए दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं। ये दिशा निर्देश राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को उपयुक्त नियम और नीतियां बनाने में मदद करेंगे। नए दिशा निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य मौजूदा उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदलकर उच्चतर शिक्षा के अलग अलग बटे होने की स्थिति को समाप्त करना है। इन दिशा निर्देशों के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो दिशा निर्देशों में 3 तरह के संस्थानों का प्रस्ताव किया गया है। सबसे पहला है बहुविषयक अनुसंधान गहन विश्वविद्यालय, बहुविषयक अध्यापन या गहन विश्वविद्यालय और डिग्री प्रदान करने वाले बहुविषयक स्वायत्त महाविद्यालय। बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए 3 अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रस्ताव किया गया है। पहला है HEI क्लस्टरों के माध्यम से संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग। ये अलग अलग मोड्स में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। एक ही प्रबंधन या अलग अलग प्रबंधन के तहत अन्य बहुविषयक संस्थानों के साथ एकल स्ट्रीम वाले संस्थानों का विलय किया गया है। मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कला, विज्ञान और खेलों में से कई विषयों में से संबंधित विभागों को जोड़कर संस्थानों को मजबूत बनाना। इसके अलावा फैकल्टी के लिए क्षमता निर्माण की बात करें तो इससे वे बहुविषयक शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान कर सकेंगे। उदाहरण के लिए एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, शिक्षण आकलन साधनों में निवेश आदि। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए। ये भावी शिक्षकों को पाठ्यक्रम डिजाइन करने के अलावा अध्यापन, संचार और लेखन कौशल सिखाएंगे। कार्बन बाजारों का डिजिटलीकरण सफलता की कुंजी साबित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्बन बाजारों में भाग लेने के लिए देशों की रुचि बढ़ती जा रही है। इस क्रम में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी की निगरानी के लिए नई डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन तकनीक विकसित की जा रही है और इस बढ़ी हुई रुचि के पीछे मुख्य कारण है पेरिस समझौते के तहत विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य तय किए गए हैं। इसके विपरीत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन कटौती केवल विकसित देशों को ही करनी थी। डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्ट एंड वेरिफिकेशन यानी DMRV प्रणालियां वर्ष 2020 के बाद के कार्बन बाजारों के संपूर्ण डिजिटलीकरण के प्रथम चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। डिजिटलीकरण MRV यानी DMRV प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सेंसर और ड्रोन आदि पर आधारित है। DMRV प्रणाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डेटा संग्रह, प्रोसेसिंग और गुणवत्ता नियंत्रण को सुव्यवस्थित करके भविष्य के कार्बन बाजारों की बेहतर दक्षता सुनिश्चित करेगी। दोहन गणना, ग्रीन वॉशिंग आदि जैसी समस्याओं पर नियंत्रण प्राप्त करके पारदर्शिता, विश्वसनीयता और नियमों के अनुपालन में वृद्धि करेगी। इसके अलावा पेरिस समझौते के तहत संतोषजनक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के बोझ को कम करेगी। लेकिन DMRV प्रणाली के समक्ष कई बाधाएं भी हैं, जैसे कि नई प्रौद्योगिकियों की लागत इसे अपनाने की गति को कम कर सकती है। इसके अलावा DMRV प्रणाली संवेदनशील डेटा प्राप्त कर सकती है और इसे रोकने के लिए अतिरिक्त निजता सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी। विकासशील देशों में अक्सर नई डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की क्षमता का अभाव है। दरअसल कार्बन बाजार ऐसे व्यापार तंत्र हैं जिनमें कार्बन क्रेडिट बेचे और खरीदे जाते हैं। व्यापार योग्य एक कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। ये किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर की मात्रा भी हो सकती है जिसे कम उत्सर्जित किया गया होता है, संचित किया गया होता है या फिर उत्सर्जन को टाला गया होता है।
भारतीय नौसेना के नए ध्वज प्रतीक का अनावरण किया गया। नया ध्वज प्रतीक औपनिवेशिक अतीत से दूर जाने और अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर अपनी विरासत पर गर्व करने के राष्ट्रीय प्रयास को दर्शाता है। नए ध्वज प्रतीक में ब्रिटेन के संरक्षक संत के प्रतीक सेंट जॉर्ज के रेड क्रॉस को हटा दिया गया है। नए ध्वज के दो मुख्य घटक हैं। ऊपर बाईं तरफ भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और फ्लाई साइड यानी कि ध्वज दंड से दूर के केंद्र में एक गहरा नीला स्वर्ण अष्टकोण है। भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमताओं को अष्टकोण के नीले रंग द्वारा दर्शाया गया है। दोहरे अष्टकोणीय बॉर्डर छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर से प्रेरित है। भारत में नौसेना का इतिहास काफी पुराना है। भारत में समुद्री गतिविधियों का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। इसके अलावा लोथल में गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड के अवशेष 2400 ईसा पूर्व के हैं। ये जलयान संबंधी गतिविधियों का दुनिया का पहला केंद्र था। नौसैनिक गतिविधियों का उल्लेख नंद मौर्य, सातवाहन, गुप्त राजवंश आदि के अलावा चोल, चेर, पांड्य, विजयनगर आदि जैसे दक्षिणी साम्राज्य से जुड़े साक्ष्यों में भी मिलता है। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने यूरोपीय नौसैनिक बलों को कड़ी टक्कर देने के लिए एक सक्षम नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया था। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। कन्वर्जन थेरेपी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कन्वर्जन थेरेपी को पेशेवर कदाचार में शामिल करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग चिकित्सा पेशेवरों की सर्वोच्च विनियामक संस्था है। कन्वर्जन थेरेपी को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार, नैतिकता विनियम 2003 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। कन्वर्जन थेरेपी को रिपेरेटिव थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें भावनात्मक या शारीरिक चिकित्सा को शामिल किया जाता है। इसके तहत किसी व्यक्ति के समान लिंग के प्रति आकर्षण या उसकी लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति की देखभाल या मरम्मत की जाती है। कन्वर्जन थेरेपी में चिकित्सकीय साक्ष्यों की कमी है। साथ ही ये LGBTQ+ युवाओं को लक्षित करते हुए उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये अवसाद, चिंता, नशीली दवाओं के उपयोग, बेघर होने और आत्महत्या का कारण बन सकती है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी CP ग्राम्स। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी CP ग्राम्स के माध्यम से प्राप्त मामलों के समाधान में शीर्ष स्थान अर्जित किया है। CP ग्राम्स राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से नागरिक सेवा आपूर्ति से संबंधित किसी भी मामले पर लोक प्राधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं और ये 24 घंटे उपलब्ध है। ये केंद्र सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों या विभागों से जुड़ा एक पोर्टल है। इसे कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन लॉन्च किया गया है। CP ग्राम्स एक स्टैंड अलोन मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही ये उमंग के साथ एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी नागरिकों के लिए सुलभता से उपलब्ध है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये गणना अमेरिकी डॉलर पर आधारित है। ये गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डेटाबेस और ब्लूमबर्ग टर्मिनल पर ऐतिहासिक विनिमय दरों का उपयोग करके की गई है। भारत अब केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से ही पीछे है। रूल कर्व। तमिलनाडु जल संसाधन संगठन के अनुसार मुल्ला पेरियार बांध देश का पहला जलाशय बन गया है, जिसके लिए रूल कर्व लागू किया गया है। दरअसल रूल कर्व एक सारणी है। ये 35 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर एक वर्ष में अलग अलग समय अवधि के दौरान जलाशय में भंडारण के लिए जल या रिक्त स्थान की मात्रा को निर्दिष्ट करती है। रूल कर्व विधि के तहत किसी जलाशय में भारी अंतर्वाह प्राप्त होने पर जल को अनुमेय अधिकतम स्तर तक संग्रहित करने की अनुमति नहीं होती है। ये किसी बांध के मुख्य सुरक्षा तंत्र का हिस्सा होता है। हिमालय में जल विद्युत परियोजनाएं। विश्व बैंक का एक पैनल विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण को होने वाली क्षति की जांच करने के लिए सहमत हो गया है। ये परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन है। भारतीय हिमालय में समृद्ध जल विद्युत क्षमता मौजूद है। ये क्षेत्र 3 प्रमुख नदी बेसिनों गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का स्थल भी है। वर्ष 2013 की केदारनाथ बाढ़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को पर्यावरण मंत्रालय की समीक्षा के लिए लंबित कर दिया था। पर्यावरण मंत्रालय ने BP दास समिति की रिपोर्ट के आधार पर गंगा नदी बेसिन में VPHEP यानी विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना सहित निर्माण के उन्नत चरणों में चल रही 7 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।
ज़ोंबी आइस। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक ग्रीनलैंड की तेजी से पिघलने वाली ज़ोंबी आइस की चादर अंततः वैश्विक समुद्र स्तर को कम से कम 10.6 इंच बढ़ा देगी। ज़ोंबी बर्फ ऐसी बर्फ है जो अभी भी बर्फ के ग्लेशियरों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब उन बड़े ग्लेशियरों से इसे बर्फ प्राप्त नहीं हो रही है। पुनर्पूर्ति के अभाव में और जलवायु में परिवर्तन के कारण पिघल रही ज़ोंबी बर्फ अनिवार्य रूप से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि करेगी। तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG। सिंगापुर स्थित कंपनी द्वारा समर्थित स्टार्टअप ब्लू एनर्जी मोटर्स ने भारत के पहले LNG ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है। इस ट्रक का निर्माण पुणे के निकट चाकन में किया गया है। LNG एक प्राकृतिक गैस है। इसे परिवहन और भंडारण के लिए लगभग 260 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तरल अवस्था में ठंडा किया जाता है। तरल अवस्था में प्राकृतिक गैस का आयतन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में इसकी गैसीय अवस्था में इसके आयतन से लगभग 600 गुना कम होता है। LNG से संबंधित विनियामक जिम्मेदारियां ऊर्जा विभाग को सौंपी गई हैं। शिशु मृत्यु के मामले में विशेष मातृत्व अवकाश। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सभी महिला कर्मचारी जन्म के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु के मामले में 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगी। जन्म के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु का मतलब है कि जीवन के प्रथम 28 दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु। गर्भावस्था के 28 सप्ताह में या उसके बाद जीवन के कोई संकेत नहीं होने के साथ पैदा हुए बच्चे को मृत जन्म के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये लाभ केंद्र सरकार की केवल उन महिला कर्मचारियों को ही मिलेगा जिनकी 2 से कम जीवित संतान है और जिनका प्रसव अधिकृत अस्पताल में हुआ है। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन कार्यक्रम यानी स्पार्क कार्यक्रम का उद्देश्य युवा स्नातक छात्रों के शोध विचारों का समर्थन करना है। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद देश भर के आयुर्वेद कॉलेजों में नामांकित युवा स्नातकों छात्रों को रिसर्च फेलोशिप प्रदान करेगा। CCRAS आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च निकाय है। ये आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान करने, समन्वय करने, सूत्रबद्ध करने, विकसित करने और बढ़ावा देने का कार्य करता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रही प्रजातियों के बारे में। घाटियाना द्विवर्ण ये ताजे जल का केकड़ा है। इसे पहली बार कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के येल्लापुर में खोजा गया था। ये पश्चिमी घाट की 75वीं ताजे जल की केकड़ा प्रजाति है। ये येल्लापुर के स्थानिक हैं और ये दोहरे रंग का है। इस प्रजाति का सिर सफेद रंग का और शरीर बैंगनी रंग का होता है और इसी वजह से इसका नाम घाटियाना द्विवर्ण पड़ा है। ये मुख्य रूप से काई और लाइकेन को अपना आहार बनाता है। स्थानीय कुनाबी जनजाति इसे एक विशेष केकड़ा मानती हैं। दूसरी प्रजाति है समुद्री खीरा। समुद्री खीरे की कृषि में चीन के निवेश ने उत्तरी श्रीलंका के मछुआरों के बीच चिंता पैदा कर दी है। समुद्री खीरा एकाइनोडर्म नामक जीव समूह का हिस्सा है। इस समूह में स्टारफिश और सी अर्चिन भी शामिल हैं। सी अर्चिन यानी समुद्री साही ये उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों प्रकार के महासागरों में पाए जाते हैं। इनमें उथले से लेकर गहरे समुद्री जल क्षेत्र भी शामिल हैं। इनका उपयोग दवाओं, शैम्पू और टूथपेस्ट सहित कई उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। इनका खाद्य के रूप में भी उपभोग किया जाता है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।